तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये क्लास चलती है आपकी ग्रुप डी के लिए, क्योंकि आपकी साइंस की प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन क्लास होती है। इस क्लास में आपको साइंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि हमने लगभग पिछले 10 सालों के क्वेश्चन इसमें उठाए हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। तो हमने इसकी साइंस की पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है, उसको एक बार ज़रूर देखें। तो इसमें लगभग आपको साइंस का पूरा निचोड़ मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी इस क्लास को। हमने इसमें साइंस के तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्या हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर का, हाइग्रोमीटर का, एनीमोमीटर का या एमीटर का? बताइए कि हवा की गति को मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो आप बताएंगे कि हम एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? एनीमोमीटर का। चलिए इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो गया था। तो एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वायु की गति एवं शांति मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से एनीमोज यानी कि वायु से हुई है। एनीमोज का शब्द क्या अर्थ क्या? वायु। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है कि डैश का प्रयोग, क्या डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? इसका डैश का प्रयोग हवा की गति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। किसका? लेक्टोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर या एनीमोमीटर? बताइए कि डैश का उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। किसका? लेक्टोमीटर का, स्पीडोमीटर का या थर्मामीटर का या एनीमोमीटर का? बताइए किसका उपयोग किया जाता है। तो आप बताएंगे एनीमोमीटर का। किसका? एनीमोमीटर का उपयोग हम हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए करते हैं। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 12/10/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो ये वही था जो आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। उपयुक्त क्वेश्चन की व्याख्या देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये उसी से रिलेटेड है जो हमने पहला क्वेश्चन करा था। एनीमोमीटर का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। किसका? एनीमोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो हमने पहले ही देखा था कि वायु की गति को। किसको मापने के लिए? वायु की गति को। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका 23/7/2021 शिफ्ट सेकंड और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 23/7/2021 और शिफ्ट सेकंड और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन था। चलिए इसका वो पढ़ ही लिया था हमने पीछे ही क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? लाई डिटेक्टर मशीन है। तो ये आपकी टेलीस्कोप, फोटोमीटर या पॉलीग्राफ या आपकी टैकोमीटर? तो आप बताएंगे झूठ का पता लगाने वाली मशीन है आपकी पोलोग्राफ। कौन सी? पोलोग्राफ। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 3/3/2021 और शिफ्ट फर्स्ट। आंसर सी, पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाड डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात लाड डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन ऑस्टर्स लार्सन ने 1921 के आसपास की थी।
अपराध की जांच करने को नार्को टेस्ट के नाम से जाना जाता है? फिर नार्को टैक्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसमें जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसे परिमाण स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? क्या जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिमाण स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? तो आपका तनुकरण, उदासीनीकरण, अम्लीयकरण या सांद्रता। तो ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 और शिफ्ट थर्ड में। बताइए कि जल में अम्लीय के मिश्रण और को क्या कहा जाता है जिसे परिमाण स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 5, तो आप कहेंगे ये कहा जाता है आपका तनुकरण। क्या तनुकरण? ऑप्शन नंबर ए कि जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी तनुकरण कहलाती है। तनुकरण की प्रक्रिया में विलयन के प्रति इकाई आयतन में सांद्रता की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? आपकी सांद्रता की कमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा कि एक सोलर सेल किसके बना होता है? क्या एक सोलर सेल किससे बना होता है? सिलिकॉन से, टेफ्लॉन से या गैलियम से या कार्बन से? किससे? कि एक सोलर सेल किससे बना होता है? सिलिकॉन से, टेफ्लॉन से या गैलियम से या कार्बन से? बताइए क्वेश्चन नंबर 6। तो ये बना होता है आपका सिलिकॉन से। किससे? सिलिकॉन से। क्या? सोलर सेल। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का 3/10/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी के बारे में जानते हैं कि सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन, सिलीनियम, जर्मेनियम आदि का बना होता है। किसका? अर्धचालक आपका पदार्थ जैसे कि सिलिकॉन, सेलियम और जर्मेनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा कि सही विकल्प चुने। फलों को लंबे समय तक ठंडे भंडारण में संरक्षण रखा जाता है क्योंकि? का सही विकल्प चुने। फलों को लंबे समय तक ठंडे भरण में संरक्षित रखा जाता है क्योंकि? नमी की मात्रा को बढ़ाना, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा उपलब्ध कराना या फलों को अंधेरे स्थान में रखना या फलों की श्वसन दर को कम करना। बताइए कि सही विकल्प चुने। फलों को लंबे समय तक ठंडा एवं भंडारण में संरक्षण रखा जाता है क्योंकि? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि फलों की श्वसन दर को कम करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2017 और शिफ्ट फर्स्ट और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन था। चलिए इसी के बारे में और जानते हैं कि फलों को लंबे समय तक शीत गृह में संरक्षित रखा जाता है क्योंकि फलों की श्वसन दर कम करना होता है। सामान्यतः तौर पर कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि दर को कम करते हैं जिसे भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं की दर
कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कि फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है डैश में। बताइए कि फेफड़ों में श्वसन गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है। श्वसन नलिका में, श्वसन निका में, या ब्रोकियोली में, या आपकी ब्रोकाई में, या आपकी कुपिका एल्वियोली में, या आपकी ट्रेकिया में। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 कि आपकी ट्रेकिया में। ट्रेकिया में आपकी फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई 28/5/2019 और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। चलिए कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कूपिकाओं में स्थित वायु तथा कूपिकाओं में फैली हुई रक्त कोशिकाओं में बहने वाले रुधिर के बीच होता है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। का निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। लाल रक्त कोशिका यानी कि WRBC, प्लाज्मा या रक्त बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स, और आपकी श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC। तो आप बताएंगे कि आपके WBC। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। चलिए श्वेत रक्त कोशिकाएं मानव शरीर में सहज प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। मनुष्य के 1 घन मीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 7500 तक होती है। ये रंगहीन या सफ़ेद रंग की होती हैं। ये शरीर को संक्रमण रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं। अतः इनकी तुलना शरीर में रोग से लड़ने वाले सैनिक के रूप में की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। इसे कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था आपका WBC को। किसको। WBC को यानी कि वाइट ब्लड सेल। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 10/10/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। तो हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ लिया था। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा छांट के निकाले थे आपके लिए, ग्रुप डी वालों के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक और कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।